हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वन शॉट के साथ में। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं सर केमिस्ट्री का कुछ कर दो, बाकी सब हम निपट लेंगे। भाई 10 वन शॉट आपको देने वाले हैं। इन 10 वीडियोस के अंदर केमिस्ट्री धुआं धुआं हो जाएगी भाई। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह है भैया रासायनिक बलगतिकी चैप्टर। क्या है समझ लो पहले, क्या क्या इसमें से आता है। रासायनिक बलगतिकी में केवल दो चीजें मोस्ट वांटेड है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया। कभी इनके बेग का मात्रक पूछेगा, कभी बेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा, इस तरीके की चीजें आपसे पूछता रहता है भाई। ठीक है, सब कुछ एक एक करके बताएंगे, प्लस इससे एक न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल वाला वन शॉट 10वां वन शॉट होगा, जो हमने टोटल 10 वीडियोस की बात आपसे करी है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी की। भैया रासायनिक बलगतिकी के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आणविकता क्या होती है और कोटि क्या होती है। ध्यान से समझो भाई, हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि भैया जब भी कभी गांव में छप्पर चढ़ाया जाता है तो पूरे गांव को बुलाया जाता है कि भैया आओ, आज हमारा छप्पर चढ़ रहा है, दावत है तुम्हारी, आलू पूरी बनेगा, सब लोग खाओ, चढ़वाओ और मौज बनाओ। लेकिन भैया चढ़वाने तो 100 लोग आते हैं, लेकिन दम 100 लोग नहीं लगाते हैं। अगर 100 लोग छप्पर चढ़वाने आते हैं तो उनमें से दम कितने लगा रहे होते हैं? 50 भैया दम लगा रहे होते हैं, और 50 खाली नीचे उल्टा खींच रहे होते हैं और चिल्लाते हैं लगा, लेकिन क्या वो दम लगा रहा? नहीं, उल्टा खींच रहे हैं भाई। उसी तरीके से जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, जैसे 100 लोग इकट्ठे हुए हैं तो 100 आणविकता है, लेकिन 50 ही लोग दम लगा रहे हैं तो 50 उसकी कोटि है। क्या मतलब समझो, जैसे कोई अभिक्रिया है भैया, ए ने क्रिया करी बी से, ने बनाया सी और बनाया डी। अब ध्यान से समझो भाई, जो लोग क्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। बोला करो मेरे भाई, जो लोग क्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट भाई। ठीक है, कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं बताओ? 1 और 2, तो इस अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी 2। लेकिन जितने लोग वेग को निर्धारित करेंगे, मान लिया केवल ए ही वेग को निर्धारित कर रहा, बी खाली पड़ा हुआ है मेरे भाई, तो इसका भैया कोटि कितनी हो जाएगी? 1। अगर दोनों आदमी वेग को निर्धारित कर रहे हैं तो कोटि कितनी हो जाएगी? 2। जैसे अगर हम सरल भाषा में बताएं भैया, अरेंज मैरिज हो रही है, समाज से कनेक्ट करते हैं, अरेंज मैरिज हो रही है ना, ये आदमी इंटरेस्टेड है ना वो आदमी इंटरेस्टेड है भैया। कोई उत्प्रेरक आया, कोई जीजा मौसा आए, बारात करा गए, अभिक्रिया की कोटि शून्य। क्यों शून्य? ना ये इंटरेस्टेड है ना वो इंटरेस्टेड है। कोई एक तरफा दिल जला आशिक है, दूसरे वाले को इंटरेस्ट नहीं है, एक तरफ से बहुत इंटरेस्ट है मान लिया, तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। और दोनों तरफ से बहुत इंटरेस्ट है तो दोनों लोग वेग को निर्धारित करें, दोनों लोग दम लगाएंगे, या इधर मनाएंगे वो उधर मनाएंगे, द्वितीय कोटि की हो गई। इसका मतलब ये है भाई, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 लोग बारात तो कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टेड कितने हैं? जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे कहेंगे आणविकता, और जितने लोग मेरे भाई वेग को निर्धारित कर रहे हैं उसे कहेंगे कोटि। बस इतना सा खेल है। पेपर में आपसे कैसे पूछ सकता है आणविकता और कोटि क्या होती है बताइए, या फिर अंतर आपसे पूछ सकता है। तो बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख दिया है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को या अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जबकि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। जो लोग वेग को निर्धारित करेंगे वो क्या कहलाएंगे? कोटि कहलाएगी, और जितने लोग भाग ले रहे होंगे वो सब क्या कहलाएगी? आणविकता कहलाएगी। जैसे भैया एक रिएक्शन लिख दी हमने, गांव वाले लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो क्या है? C12H22O11 चीनी का फार्मूला है। H2O क्या है भैया? पानी है। चीनी को पानी में डालोगे क्या बनेगा? शरबत बनेगा। शरबत में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। 612 यानी ग्लूकोज, 612 यानी फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है, फार्मूला एक जैसा होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, आगे आपको बताएंगे जब वन शॉट जैवाणु वाला लाएंगे भाई। तो कुल मिला के अगर हम आपको समझाएं तो इसने इससे क्रिया करी, ये बना और ये बना। कितने लोग क्रिया कर रहे हैं भाई? एक आदमी ये क्रिया कर रहे हैं, एक आदमी ये क्रिया कर रहे हैं, तो इसकी आणविकता कितनी है भाई? 2 है। तो हमने उदाहरण लिखा कि इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है, लेकिन जब हमने परीक्षण किया तो देखा कि दोनों आदमी वेग को निर्धारित नहीं कर रहे हैं। पानी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे भी तो अभिक्रिया की वेग पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ रहा है, एक ही आदमी वेग को निर्धारित कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो कोटि है वो कितनी है? 1 है। तो हमने लिख दिया कि इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है और कोटि 1 है, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु निर्धारित करता है। बात खत्म हो गई। यानी आपने क्या सीखा? रटना नहीं है। केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, समझने की कोशिश करो। आणविकता क्या है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं, और जितने लोग अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं उसे उसकी कोटि कहते हैं। बात खत्म हो गई। एक उदाहरण लिख दिया, बता दिया भैया इसकी आणविकता 2 है क्योंकि 2 लोग भाग ले रहे हैं, कोटि 1
ही है क्योंकि एक आदमी वेग को निर्धारित कर रहा है। बात खत्म हो गई। कितना आसान है भाई, ठीक है। इसके बाद दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। भैया नाम से ही पता चल रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या नाम से भैया क्या पता चल रहा है? शून्य का मतलब कोई भी आदमी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी व्यक्ति वेग को निर्धारित नहीं करेगा। मान लिया H2 है, ठीक है, Cl2 है, दोनों आदमी बैठे हुए हैं, ये इन्हें देख रहा है, ये इन्हें देख रहा है। जी आप कहां तक पढ़ी हैं? ऐसी वाली हरकतें होती नहीं। तब तक आया सूर्य का प्रकाश, उधर से मौसा आया, क्या बात कर रहे हो, चलो हो गई बात खत्म हो गई। तो H का मतलब सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो ये दोनों क्रिया करेंगे ही नहीं, दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो हमने क्या लिखा? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का कोई भी अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता, यानी कोई भी अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + Cl2, सूर्य का प्रकाश, H ना लिख पाओ, ऊपर सूर्य का प्रकाश लिख देना, संग में क्या बनेगा भैया? HCl बन गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य कोटि के लक्षण आपको जरूर पढ़ने हैं भाई। शून्य कोटि और प्रथम कोटि तो छोड़ने लायक है ही नहीं भाई, ठीक है। ये जितनी PDF हम आपको दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे BD Academy को फॉलो करो, इसे रील की फॉर्म में मिल जाएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना टेलीग्राम पे सर्च कर लेना BD Academy 12th भाई, ठीक है। जरा देखो क्या लक्षण है। सबसे पहले इसमें अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि शून्य कोटि है, कोई वेग को निर्धारित नहीं कर रहा है, तो जैसे रिएक्शन हो रही है वैसे ही होती रहेगी, वेग हमेशा स्थिर बना रहेगा। यह अभिक्रिया हमेशा पूर्ण होगी। एक बार रिएक्शन हो गई, जिसने भी क्रिया कराई कर दी, हमेशा जिंदगी भर अरेंज मैरिज चलती रहेगी, ना वो उनकी तरफ से कोई लकड़ी है ना इधर से, आराम से मौज में जिंदगी बाजी चल रही है भाई, ठीक है। इसमें अभिकारक की सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शून्य कोटि है तो वेग पर कोई प्रभाव डालेगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें वेग स्थिरांक और वेग का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकल्प में भी पूछा जा सकता है भैया, चाहे वेग स्थिरांक हो और चाहे वेग का मात्रक हो, दोनों मात्रक होते हैं मोल प्रति लीटर सेकंड। एक चीज याद करो, सुनो, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, कोई कोटि हो, सबके वेग का मात्रक यही होगा, क्योंकि वेग तो एक ही होता है, तो रिएक्शन ही वेग का मात्रक एक ही रहेगा, मोल प्रति लीटर सेकंड, मोल प्रति लीटर सेकंड, मोल प्रति लीटर सेकंड वेग का मात्रक है भैया, ठीक है। और इसके वेग स्थिरांक का मात्रक भी यही होता है शून्य कोटि के लिए, मोल प्रति लीटर सेकंड भाई, ठीक। तो शून्य कोटि अगर आ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है। साथ में अगर शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का व्यंजक पूछ ले, तो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है k = x/t। k क्या हो जाएगा भैया? वेग स्थिरांक हो जाएगा। x क्या हो जाएगी? कितनी मात्रा खर्च हो गई। मान लिया पहले मेरे पास a मात्रा थी, x हमने खर्च कर दी, तो x क्या है? खर्चा हुई मात्रा है, और t वो समय है जो लगा खर्च होने में, तो t क्या है भाई? समय है। हमने यहाँ पे लिख दिया, जहां k वेग स्थिरांक है, x अभिकारक की t सेकंड में खर्च होने वाली मात्रा है। शून्य कोटि हो गया। क्या है शून्य कोटि? जिसमें अभिक्रिया का वेग कोई भी अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl लिख दो, ऊपर सूर्य का प्रकाश लिख दो। अभिक्रिया हमेशा पूरी होती है, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मोल प्रति लीटर सेकंड मात्रक होता है। बस इतनी सी चीजें हैं, आराम से आप शून्य कोटि लिख सकते हो भाई, ठीक। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? k = x/t होता है भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रथम कोटि भाई, ठीक है। एक एक चीज बिल्कुल छांट के लाए, खुद लिखा हुआ बैठ के, पता है राइटिंग थोड़ी सी घिनौनी है, लेकिन भैया इतना है कि आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या लिखोगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है, कोई निर्धारित नहीं करता था। शून्य तो भैया शून्य कोटि अभिक्रिया थी, एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है, तो क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वही रिएक्शन लिख दी जो अभी हमने ऊपर लिखी थी भैया। चीनी ने पानी से क्रिया करी, 12 22 11, H2O 6 12 6 6 12 6। इस रिएक्शन को कतई याद कर लो, आगे तक काम में आएगी भैया। एक आदमी वेग को निर्धारित कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाई। आणविकता कितनी है? 2, लेकिन कोटि कितनी है? 1, तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लक्षण इसमें थोड़े से हम लोगों ने अपग्रेड कर दिए। इसमें अभिकारक की सांद्रता अगर आप n गुनी करोगे, सुनो भैया, अब यहां पे क्या था? वहां पे तो शून्य कोटि थी, तो वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यहां शून्य कोटि नहीं है, प्रथम है, तो एक
एक पावर का फर्क पड़ेगा। सुनो, इसमें अभिकारक की सांद्रता अगर n गुनी करोगे तो वेग भी n गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रथम कोटि है तो जितने गुनी आप सांद्रता बढ़ाओगे उतने गुना वेग बढ़ता चला जाएगा, सीधी बात है। वेग का मात्रक क्या है बताओ? सेम रहता है। वेग का मात्रक रहेगा मोल प्रति लीटर सेकेंड, अभी बताया आपको, सबका सेम है। लेकिन जो वेग स्थिरांक है इसके लिए मात्रक प्रति सेकंड होगा। देखो बदल गया, शून्य कोटि में सेम था, वेग स्थिरांक का मात्रक सेम था, मोल प्रति लीटर सेकंड था, लेकिन प्रथम कोटि में वेग का मात्रक सबका सेम है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड हो जाएगा भाई, ठीक है। इसकी जो समीकरण है याद कर लो भाई, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये देखो लिखा हुआ है। इसे कैसे प्रूव करोगे भाई? तो प्रूव करके दिखा देते। कई बार डेरिवेशन में आ जाता है कि प्रूव करके बताओ कि प्रथम कोटि का व्यंजक कैसे सिद्ध करोगे। बहुत आसान है भाई, कोई कठिन काम नहीं है। सबसे पहले हमने लिखा कि भैया मान ले रहा है एक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि भैया अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो कोई क्रिया होनी भी तो चाहिए। तो हमने एक रिएक्शन मान ली कि ए जो है वो बी को बना रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है भाई, ठीक है। अगर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसका वेग डिपेंड करेगा कितना खर्चा हो रहा है। ध्यान से समझो भैया, मान ले रहे पहले मेरे पास मात्रा ए थी, समझते रहना, एक्स मात्रा हमने खर्च कर दी। अब इसे हटाओ थोड़ी देर के लिए आपकी जेब पे आते हैं। मान लिया इस समय मेरी जेब में 1 लाख रुपए है, ठीक, वो मात्रा है। अब तुम हमसे कहो भाई आपकी शॉपिंग का जो वेग है वो किस पे डिपेंड करेगा? अभी जाहिर सी बात है मात्रा पे डिपेंड करेगा। वेग मेरा बढ़ेगा, अभी हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो, फटाफट से जाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, अब जेब में 1 रुपया, सोच रहे हैं यार पता नहीं 1 रुपया कुछ मिलेगा नहीं, वेग अपने आप कम हो गया। तो मात्रा पहले ए थी, खर्चा हो गई मान लिया एक्स, तो बचेगी कितनी? ए माइनस एक्स बचेगी। जो मेरी जेब में बचा हुआ है a माइनस एक्स जो बचा हुआ है, अभिक्रिया का वेग इसी पर डिपेंड करेगा। सर जी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो भैया समय के साथ जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसी के बाद परिभाषा आपको बताएंगे, dx अपॉन dt से लिखते हैं अभिक्रिया के वेग को। तो भैया अभिक्रिया का वेग क्या होता है बताओ? dx अपॉन dt होता है। किस पे डिपेंड करेगा? जो हमारी जेब में बचा हुआ है। पहले मात्रा थी कितनी? a, खर्चा कितनी हो गई? x, तो बची कितनी? a माइनस एक्स। जो बची हुई मात्रा है उसी पे वेग डिपेंड करेगा। मात्रा और कम होएगी, वेग और कम होएगा। मात्रा 0 हो जाए जेब में आई नहीं तो वेग भी खत्म, फिर हम भी सन्नाटे में बैठे हुए, सीधा तरीका है भाई, ठीक है। तो dx अपॉन dt वेग है अभिक्रिया का, डिपेंड करेगा मात्रा पे। समानुपाती को भैया हटाएंगे, समानुपाती हटाएंगे तो एक वेग स्थिरांक यानी नियतांक लगाएंगे, के a माइनस एक्स आ जाएगा। जिन बच्चों के पास मैथ है उन्हें पता है कि भैया एक्स एक्स वालों को एक तरफ करेंगे, तो एक्स एक्स वाले एक तरफ आएंगे तो आएगा dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर में क्या आ जाएगा? k dt आ जाएगा। अब इसे बना लेंगे समीकरण 1, इसका समाकलन करोगे तो वही प्रूवमेंट आ जाएगा जो होना चाहिए। यहाँ पर बायोलॉजी वाले भी बच्चे हैं इसलिए हम इसका समाकलन करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x होता है। तो जब इसका समाकलन करेंगे log में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन नियतांक लगाएंगे, उसका मान रखेंगे कि जब t 0 है तो x भी 0 यानी मात्रा भी 0 है। उसके बाद x का मान तब a होगा यानी स्टार्टिंग होगा। मान रखेंगे, काटेंगे पीटेंगे, हल करेंगे और लिखेंगे कि समाकलन करने के बाद जो डेरिवेशन है बताओ क्या? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स प्रूवमेंट आ जाएगा। और यही प्रथम कोटि का व्यंजक है। ध्यान से समझो हमने क्या किया है। मात्रा किस पर डिपेंड कर रही है? बची हुई मात्रा पे, a माइनस एक्स पे डिपेंड कर रहा है वेग। समानुपाती हटाया, एक नियतांक k लगाया। भैया जब k लगाया a माइनस एक्स को कहां ले आए? नीचे ले आए। x x वाले एक तरफ हो गए, k को उधर भेज दिया। समाकलन करोगे क्या आएगा? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमारे पास मैथ है, हमने समाकलन करके देखा ये 2.303 नहीं आ रहा है। अबे मेरे भाई जो आप समाकलन चलाओगे वो चल रहा होगा log e में, काय में चल रहा होगा? log e बेस में। और जब e बेस को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो भैया 2.303 से गुणा कर देते हैं। इसी वजह से ये आखिरी में इक्वेशन में 2.303 आ जाता है भाई, ठीक है। तो अगर आप मैथ वाले हैं तो करके देख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ही लिखो भाई, ठीक है। इसका समाकलन आपने कर दिया, क्या आ गया? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, बेस है इसका 10। अब एक कंडीशन है कि अगर t का मान t हाफ का मतलब आधा समय, लोग कहते नहीं आधी कट गई,
आधी रह गई। तो अगर आधा समय निकल गया है, अगर टी हाफ हो चुका है, तो जो a माइनस एक्स यानी जो खर्च मात्रा है वो भी आधी बची होगी। पहले मात्रा कितनी थी a, खर्चा कितनी हुई थी x। तो अगर खर्चा यानी a माइनस एक्स जो खर्चा बचा हुआ है अगर वो आधी है तो पहले की आधी कितनी होगी a/2। किसी का भी आधा करना हो 2 से भाग दे दो। 10 का आधा कैसे करोगे, 2 से भाग दे दोगे, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। तो भैया अगर समय आधा हो गया है तो a माइनस एक्स मात्रा नहीं बचेगी बल्कि पहले की आधी बचेगी। तो बची हुई मात्रा a/2 हो जाएगी। रख देंगे मान भैया। देखो कैसे रखेंगे, मान रखा k ऐसे रहा, 2.303 रहा, t को t हाफ कर दिया हमने, log रखा, a को a रहने दिया और a माइनस एक्स की जगह पे आधी मात्रा यानी a/2 रख दी। a से a कैंसिल हो गया, 2 को ऊपर भेज दिया, log 2 का मान 0.3010 होता है, रख दिया। दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 0.693 हाफ। ये भी कई बार पूछा गया है कि प्रथम कोटि के अर्ध आयु का फार्मूला निकालो, यही अर्ध आयु है भैया, आधी आयु अर्ध आयु, के बराबर 0.693 हाफ हो गया। वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालो तब भी मेरे भाई यही रहेगा। तो इस तरीके से आप चीजों को कर पाओगे। उसके अलावा कुछ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको भैया पता होने चाहिए, पेपर में बन सकते हैं। सुनो, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो भैया अपनी देसी भाषा में समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या सर जी एक्स दूरी है? नहीं, लेकिन याद करने का तरीका, x यहाँ पे क्या है, सांद्रता है। तो भैया एकांक समय में, नीचे क्या है, समय है, तो भैया एकांक यानी 1 सेकंड। अरे यार अगर नीचे वाले को 1 कर दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो एकांक समय में सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, d माने परिवर्तन, सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वही वेग है, क्योंकि जब नीचे वाला 1 हो गया तो जो ऊपर वाला है वही वेग है। तो एकांक समय में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही वेग कहते हैं, यही लिख दिया। एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फार्मूला b बराबर dx/dt, यही dx/dt अभी फार्मूले में इस्तेमाल किया था, डेरिवेशन में इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर कह दे तात्क्षणिक वेग बताओ, तात्क्षणिक का मतलब इंस्टेंटेनियस। ये मारकर फेंका अचानक से, आपको पता था? नहीं पता था भैया। ये मारकर फेंका, आपको पता था? आपकी शायद अंदाजा लगा, मारकर इधर से फेंक दिया, पता नहीं। कोई भी काम जो तुरंत हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक। तो किसी निश्चित क्षण पर कोई मोमेंट है, कोई पल है, कोई लम्हा है, जो भी आप बोलो, जिस भी किस्म के आप आदमी हो, तो किसी निश्चित क्षण पर एकांक समय में अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की दर अगर हो रही है तो उस वेग को हम लोग, वेग वही है, सांद्रता में परिवर्तन है, लेकिन मोमेंट जो है वो निश्चित है, तुरंत अगर हो रहा है तो INS का मतलब इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे हो रहा है, अचानक हो रहा है, तब उसे हम लोग कहेंगे तात्क्षणिक वेग भाई। ठीक है, इसके अलावा वेग स्थिरांक आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। तो स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या मतलब है, समझो। फार्मूला होता है भैया dx/dt क्या है, वेग है। किस पे डिपेंड करेगा, c मतलब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पे। सांद्रता पे भाई क्यों डिपेंड करेगा, अबे सांद्रता का मतलब कितना मटेरियल मेरे पास है। समझो, यहां जैसे अगर हम कहें कि भैया यहां पर मेरे पास a का मान जो है वो 10 ग्राम है, या हम कहें a का मान जो है वो 1 ग्राम है, तो यहाँ पे जब ये ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा है, जब a ज्यादा है तो b भी से ज्यादा बनेगा। तो कोई भी चीज अगर ज्यादा होती, गाढ़ी होती, तो उसे कहते हैं सांद्रता ज्यादा है। तो वेग भी किस पर डिपेंड करेगा, जितना हमारे पास मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। समानुपाती हटाएंगे, k लगाएंगे। अगर c का मान 1 यानी अगर सांद्रता 1 हो तो भैया dx/dt क्या है, वेग है, तो k क्या है, वेग स्थिरांक है। यही हमने लिखा हुआ है। स्थिर ताप पर इकाई सांद्रण यानी अगर सांद्रता 1 हो जाए तो जो अभिक्रिया का वेग होता है उसी को हम लोग अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। नीचे लिख के दिखा देंगे, जहां पे k क्या है, जहां पे भैया जो k है वो वेग स्थिरांक है। एक छोटा सा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के अगर दो अलग अलग वेग स्थिरांक ले लें, ध्यान से समझो। जैसे अगर हम इसे फार्मूले की फॉर्म में लिख के दिखाएं तो हम कहते हैं एक हमने वेग स्थिरांक ले लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक हमने वेग स्थिरांक ले लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो दोनों का भैया अनुपात होगा, ये देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो अलग अलग ताप ले लो, वेग स्थिरांक का अनुपात ले लो, इसे हम लोग कहेंगे तापीय गुणांक। क्या कहेंगे, तापीय गुणांक। चाहो तो k अल्फा से लिख लो। तो तापीय गुणांक अगर कोई पूछ ले तो वेग स्थिरांकों का ये अनुपात है, लेकिन अंतर होना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जरूरी नहीं है आप इसे 25 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 25 पे वेग स्थिरांक, 35 पे वेग स्थिरांक, अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तापीय गुणांक हो जाएगा। सीधा सा हिसाब किताब है भाई। ठीक है,
एक आज छोटी मोटी चीज और है, आभासी एक अणु अभिक्रिया आराम से आप याद कर लोगे, अभी ऊपर बता चुके हैं, जिसकी आणविकता 2 हो और कोटि 1 हो। जैसे हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखवाई है, तो वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है, कोटि 1 होती है, आभासी एक अणु अभिक्रिया कहलाती है। वही रिएक्शन, वही चीनी, वही पानी, वही ग्लूकोज, वही फ्रक्टोज, आणविकता 2 है, कोटि 1 है, आभासी एक अणु अभिक्रिया। नीचे लिख के दिखा सकते हो कि इसकी आणविकता 2 है, कोटि 1 है, इसलिए यह आभासी एक अणु अभिक्रिया कहलाती। कब लिख के दिखाओगे? 4 नंबर में आ गई, 3 नंबर में आ गई, तो इज्जत से लिखो यार, तब थोड़ी 2 लाइनों में रिएक्शन लिख दोगे, समझ रहे हो भाई? तो इसमें आप नीचे लिख सकते हो कि इसकी आणविकता 2 है, कोटि 1 है, इसलिए ये आभासी एक अणु अभिक्रिया है। संकीर्ण ऊर्जा, ये बहुत खराब किस्मत हो तो भले ही पूछ ले आपसे संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। तो भैया जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको बताया किसी रिएक्शन के अंदर ये अभिकारक है, मान लीजिए ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं और सी बना रहे हैं, तो अगर ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं तो इन्हें कुछ ऊर्जा तो चाहिए होगी ना। अबे 2 आदमी अगर बारात करेंगे तो पैसा चाहिए यार, E बराबर mc², पैसा मतलब द्रव्यमान। अगर मेरे अंदर द्रव्यमान, हम सूखे से आगे पड़े हो, हम यहाँ इतनी एनर्जी के संग वन शॉट बना पाएंगे? नहीं। तो भैया जाहिर सी बात है, इन्हें कुछ तो द्रव्यमान चाहिए है, कुछ ऊर्जा तो चाहिए है, उतनी ऊर्जा जितने में रिएक्शन हो जाए। अबे चाय बनाते हो कम ऊर्जा दो, पहले हल्के हल्के, क्या चाय बनने लगती? नहीं। एक टाइम आता है जब चाय इतनी ऊर्जा मिलती है कि चाय पत्ती पर दूध जो भी डालते हो सब उबलने लगता है, तब चाय बन जाती है। तो उतनी ऊर्जा जो इन दोनों की क्रिया करा दे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संक्रियण, एक्टिवेशन, एक्टिव हो जाए ये लोग, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। भैया लिख दिया, वह ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। एक समीकरण आप जरूर याद रखो, ये विकल्प में आ सकता है, इसलिए हमने लिख दिया है, K बराबर A e की पावर माइनस का EA/RT। माइनस का EA में EA क्या है? EA एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है भैया। इस समीकरण को कहते हैं आर्हेनियस समीकरण। संकीर्ण ऊर्जा के बारे में आर्हेनियस ने ही बताया था, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछ सकता है, तो भैया सरल भाषा में ताप बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी की आगी लगाओगे, अंधाधुंध गति करेगा, वो वेग बढ़ जाएगा। दाब बढ़ा दो, बोले बहुत दबाव है मेरे ऊपर, इस समय ऊपर से प्रेशर आ रहा, काम करना ही पड़ रहा, अपने आप वेग बढ़ जाएगा। दाब बढ़ा दो, वेग बढ़। सांद्रता बढ़ा दो, मटेरियल इतना ज्यादा पड़ा हुआ कि कम भी बनेगा तब भी वेग बढ़ रहा है, तो ताप बढ़ा दो, दाब बढ़ा दो, सांद्रता बढ़ा दो, तब आराम से जो वेग है उसे प्रभावित करा जा सकता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा द्वितीय और तृतीय कोटि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके मात्रक आपको जरूर याद होने चाहिए। हमने आपको बताया था कि वेग किसी का हो, सबका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर सेकंड, चाहे शून्य कोटि हो, प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, सबका मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड। लेकिन द्वितीय कोटि का मात्रक जरूर याद कर लो भैया, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है लीटर प्रति मोल सेकंड, इसमें लीटर ऊपर है, और तृतीय कोटि के लिए होता है मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -1 भाई, ठीक है। तृतीय कोटि वाला मन हो याद करो ना करो, लेकिन द्वितीय वाला जरूर याद कर लेना, वेग स्थिरांक पेपर में पूछ लेता है। ये पूरा चैप्टर है भाई रासायनिक बलगतिकी, जो पेपर में आ सकता है। अगर आपने ये पूरा वन शॉट यहां तक देख लिया है, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं अगर आपने केवल ये एक वन शॉट भी तैयार कर लिया, तब भी बहुत आराम से आप 5 नंबर पेपर में कर आओगे। एक चैप्टर ऐसे ही होता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। 11 वन शॉट अगर हम आपको देते हैं, हर वीडियो के अंदर अगर आप 5-7 नंबर पक्के करते हो तो 11 66 नंबर होते हैं, यानी 70 में 70 नंबर का आप पेपर कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। तो